देखो हम लोग एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे जिसमें बोला गया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई ग्रुप और एटम ऐड हो जाता है बिना किसी ग्रुप और एटम को रिप्लेस किए हुए, है ना, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल है वही ग्रुप और एटम सर ऐड कैसे होगा? उस मॉलिक्यूल में खाली वैलेंसी तो चाहिए जहाँ जाके वो शिफ्ट करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ वैलेंसी खाली होती है दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, है ना, जहाँ पे ये ग्रुप और एटम जाके शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि ये कितने तरह के होंगे, और ये हमने देखा मैकेनिज्म के आधार पे 3 तरह का हो सकता है, क्योंकि जो ग्रुप ऐड होने के लिए जाएगा वो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, फ्री रेडिकल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के लिए जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले जाएगा, इनिशिएट करेगा रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और फ्री रेडिकल जाएगा तो फ्री एडिशन रिएक्शन होगा। सिंपल है। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप जाएगा ऐड होने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल करेगा, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसके पीछे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि 2 कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे जगह खाली हो रहा है, तो एक जगह न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि ये होगा कहाँ? तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, न्यूक्लियोफाइल डोमिनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन किस तरह के कंपाउंड में मिलेंगे तुमको? जिस कंपाउंड में कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और वहाँ जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखा था कि इसका मतलब है किस तरह के कंपाउंड में ये ऑफ कोर्स होगा। तो जहाँ पे क्या होगा, सी, जैसे देखो डबल बॉन्ड तो रहना ज़रूरी है, ट्रिपल बॉन्ड तो रहना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या देखना है कि जो कार्बन से अटैच्ड एटम या ग्रुप है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब नहीं ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये सारे कंपाउंड अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ये सब एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सी डबल बॉन्ड ओ है, HCN आएगा यहाँ पे, और HCN जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, वो CN माइनस इस पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के कारण। याद है ना, पाई बॉन्ड अपने एडजेसेंट एटम पे शिफ्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ अटैकिंग ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग ग्रुप। तो CN माइनस के प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, याद रखना तुम लोग, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट काम करता है। ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, इस पर नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज देखते ही CN माइनस वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कार्बन प्लस था, CN माइनस था, CN माइनस कार्बन प्लस पे शिफ्ट कर गया। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बचा? नेगेटिव, क्योंकि C पे प्लस तो ऑक्सीजन पे कौन? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को कौन चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो यहाँ जो H प्लस था वो यहाँ शिफ्ट कर गया। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। सबसे पहला काम क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल बनाओ। पहला स्टेप में HCN टूटेगा, H प्लस CN माइनस, H2O टूटेगा, यहाँ CN माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, H2O टूटेगा, H प्लस OH माइनस, OH माइनस यहाँ क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। Na2SO3 टूटेगा, SO3 माइनस माइनस क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल पहले बना लो, फिर किसका अटैक करवाओ? न्यूक्लियोफाइल बना तो अब कौन अटैक करेगा? ऑटोमेटिकली अटैक करेगा, हम लोग नहीं करवाएंगे। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सीधी सी बात है, बन चुका है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ देखो, जैसे उसमें CN माइनस न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, तो पाई बॉन्ड इसके CN माइनस के प्रेजेंस के कारण, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के कारण क्या होगा? जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसमें से पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देगा? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस कार्बन पॉजिटिव पे CN माइनस शिफ्ट कर जाएगा।
तो ये अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो किसने स्टार्ट किया रिएक्शन को? Cn- ने, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ऑक्सीजन माइनस है यहाँ पे, उसको कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो बताओ Cn- के साथ कौन अवेलेबल था? H+, उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो कहीं शिफ्ट करना है, स्टेबल होना है, तो यहाँ O- ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसे तुम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कितनी बार हम बता चुके हैं कि पहले न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और बाहर में H+ घूम रहा है, इसको भी स्टेबल होना है और ऑक्सीजन- को भी स्टेबल होना है, तो ये H+ सिंपली यहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, OH बन जाएगा। हो गया फास्ट। अब चूंकि एक बात बताओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है, तो क्या ये टाइम लेगा या बहुत ही फास्टली होगा? ऑफकोर्स फास्टली होगा। दैट्स वाई ये जो है बहुत ही फास्ट स्टेप है यह तुम्हारा। और ये सेकेंड स्टेप क्या था? स्लो। क्यों? क्योंकि Cn- इसको क्या करना है? Cn- को क्या करना है जाके? सीधी सी बात है, Cn- को यहाँ इसको अप्रोच करके इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाना है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड टूटेगा भी, है ना। और दूसरी चीज़, Cn- जब इसको अप्रोच करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर प्रेजेंट जो ग्रुप है उसको क्या करेगा? रिपेल्ड करेगा। स्टैरिक रिपल्सन की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है उसके रिस्पेक्ट में, थर्ड स्टेप के रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही होगा, यानी सेकंड स्टेप तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होगा। 10 रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी स्टेप इसे होने में जितना टाइम लगे वो लगे, सेकेंड स्टेप को होने में ज़्यादा टाइम ना लगता है। थर्ड स्टेप को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकेंड स्टेप में जितना टाइम लगेगा। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो चलिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नो प्रॉब्लम सर। अब देखो एक मिनट कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ज़्यादा करेगा कि कम करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? बताओ। क्रॉड जो होगा एट कार्बन, उस कार्बन पे जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पर अगर क्रॉड ज़्यादा हो, एरो देखो ऊपर की तरफ है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि स्टैरिक रिपल्सन काम करने लगेगा वहाँ पे, है ना। यानी अगर स्टैरिक रिपल्सन क्रॉड ज़्यादा हो तो स्टैरिक रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है, ये मालूम है। अरे ग्रुप के बीच जो रिपल्सर होता है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा उस कार्बन पर अटैक करने के लिए। ध्यान दो इधर, ये न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, ये कहाँ जा रहा है अटैक करने के लिए? इस कार्बन पे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो दो ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पे, ये उसको क्या वेलकम करेगा कि आइए इस कार्बन पर अटैक कर दीजिए। अरे ये इसके बॉडी गार्ड हैं इस कार्बन के, ये इस ग्रुप को स्टैरिक रिपल्सन के द्वारा रिपेल्ड करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली है, अगर क्रॉड वहाँ पे क्या हो, ज़्यादा हो, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कह सकते हो तुम वहाँ पे कि जो क्रॉड है, जो ग्रुप है, वो ग्रुप क्या हो? हैवी हो, बड़ा ग्रुप हो, तो बड़ा ग्रुप ज़्यादा स्टैरिक रिपल्सन शो करेगा, डेफिनेटली है। तो ऐसे केसेस में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम होंगे तो रेट भी क्या होंगे? कम होंगे। इस बात पे ध्यान देना। इसका मतलब रेट और स्टैरिक रिपल्सन के बीच क्या रिलेशनशिप आएगा? इनवर्सली। तो याद रखना, इस रिएक्शन का रेट स्टैरिक रिपल्सन पे मोस्टली डिपेंड करता है। मेजर फैक्टर इसका यही है जिस पे रेट इसका डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो तुम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ करेगा? उस कार्बन पे करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल क्या मिलेगा? उसको ज़्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो भी है, लेकिन मेजर फैक्टर जो है ये रेट को डिसाइड करने में लगेगा। सो रेट ऑर्डर बताओ, रेट ऑर्डर कहाँ ज़्यादा होगा भाई? रेट किसका ज़्यादा होगा? जहाँ पे क्रॉड कम होंगे, जहाँ पे स्टैरिक रिपल्सन कम होंगे। यहाँ देखो सी पे 2 R है, ठीक है, और यहाँ पे देखो सी पे एक R और एक H है, तो ये क्रॉडेड हो गया, दोनों के दोनों R है, यहाँ तो एक H भी है, तो यहाँ ज़्यादा स्टैरिक रिपल्सन होगा तो रेट इसका कम होगा, यानी कीटोन का रेट अल्डिहाइड की तुलना में कम होगा। और क्या रीज़न बताओगे तुम? स्टैरिक रिपल्सन, ठीक है, ज़्यादा क्रॉड होगा, ज़्यादा क्रॉड होने के कारण क्या होगा? डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल अटैक कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा, याद रखना, ठीक है। और दूसरा फैक्टर कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हो तो अटैकिंग एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ये लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत?
नहीं है। देख रहे हो स्ट्रॉन्ग, अरे भाई अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग हो तो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मेजर फैक्टर तो वही था कि तुम स्टार्क रिपल्सन नोटिस करोगे, फिर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ नोटिस करोगे, फिर है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा हो तो अटैक न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा तो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 10 बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा हो उस कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन बढ़ाएगा तो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी वहाँ पे, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगा तो अटैक न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा, रेट भी कम हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, देखो सी के साथ यहाँ 2 CH3 है, दोनों CH3 इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कमी को कम कर देगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच टाइप का चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक CH3 है और एक CH2F है। फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीनता है, ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर ज़्यादा होगा, दैट्स वाई इसका रेट ज़्यादा होगा। सिंपल सा है। तो कुछ फैक्टर थे जो रेट को डिटरमाइन करता है, वो हमने क्लियर कर दिया। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या होता है, कहाँ होता है, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। जब एक एडिशन रिएक्शन हो, अब तो तुम लोग जानते हो कि किसे कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को जिसमें क्या होगा, कौन पहले इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, कौन पहले जाके ऐड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और उसके पीछे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दैट्स वाई क्या कहलाएगा वो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगला सवाल है, ठीक है ये तो हो गया तुम्हारा डिफिनेशन। अगला सवाल तुम्हारा दिमाग, कौन से कंपाउंड इसको शो करेगा सर, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हो, जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो कहाँ अटैक करेगा, जरा सोचो, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच एटम मिलेगा तुम उसको, इलेक्ट्रॉन रिच जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सोचो उस कंपाउंड के बारे में जहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो और इलेक्ट्रॉन रिच जगह उसको मिले, इलेक्ट्रॉन रिच साइट मिले, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज उस पर क्या कर दे, अटैक कर दे। तो जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। मतलब दूसरे शब्दों में कहोगे कि एल्कीन और अल्काइन का सबसे फेवरेट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 2 बातों हमने क्लियर कर दिया, क्या होता है और कहाँ होता है। अब स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहला स्टेप में करेंगे हम लोग अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कैसे, यहाँ देखो HX हमने लिया तो H पे पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज, ये तो आएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, H से ज़्यादा होता है, तो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके यहाँ जो डबल बॉन्ड है C और C के बीच में, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करेगा। और ये H पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस डबल बॉन्ड पे अटैक करके क्या करेगा, उसमें प्रेजेंट जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को क्या बोलेगा, कहीं इस कार्बन पे या इस कार्बन पे शिफ्ट करो, हमको भी जगह दो। ये H प्लस क्या चाहेगा, H पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होने के कारण यहाँ अटैक करेगा और इसके पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे या इस कार्बन पे क्या कर देगा, शिफ्ट करवा देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट याद करो। और ये CCl4 एक इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा जो इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब सवाल है ये H प्लस जो है यहाँ पर अटैक करके इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। सपोज करो यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो ये H प्लस इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा। तुम बोलोगे उस पर क्यों नहीं, तो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी फ़िलहाल।
ठीक है। तो H प्लस इस कार्बन पे मान लो शिफ्ट किया तो नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट कर गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म्स करेंगे, ठीक है, क्या फॉर्म्स करेंगे, यहाँ देखिए बताइए। इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया क्योंकि इसमें नेगेटिव था, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव था, ये आ गया, और इस कार्बन पे क्या बच गया, पॉजिटिव। बाहर कौन निकल गया, X माइनस, क्या बाहर निकल गया, X माइनस। और ये जो बना तुम्हारा क्या बना, कार्बोकेटाइन। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है पहली स्टेप में, और पहला स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया। किसने ऐड हो, कौन ऐड हो गया, H प्लस। H प्लस कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर पहले H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो तो उसको तुम क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, और ये कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब याद है ना, इसके पास रीअरेंजमेंट की भी एबिलिटी है ना। मतलब जहाँ भी कार्बोकेटाइन बने वहाँ पे दिमाग लगा लो कि रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा भाई, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाला स्पीसीज, यानी न्यूक्लियोफाइल है ये, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस पे जाके शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, और बन गया कंपाउंड। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, और इसमें बड़ी चीज़ क्या है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ पहला स्टेप में, ठीक है। ये फास्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बॉन्ड टूट रहा है। ये ठीक है कि वहाँ पे बॉन्ड बन भी रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस। यहाँ तो सिर्फ बॉन्ड बन रहा है भाई, वहाँ तो बॉन्ड टूट भी रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ X माइनस और C प्लस के बीच बॉन्ड बन रहा है। ये फास्ट होगा, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, तो ये जो रिएक्शन होगा वेरी फास्ट होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप्स। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्लो स्टेप है, और वही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS। अब बताओ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा। ये तुम पीछे पढ़े हो जब हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा, ठीक है। बताओ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर ज़्यादा हो तो बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी। और अब सवाल है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, बॉन्ड जल्दी जल्दी कब टूटेगा, जब बॉन्ड एनर्जी कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो फाइनली अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होता है। ये पीछे पढ़ लिए हो, अब कितनी बार समझाएं, सब कुछ तो पहले ही हम लोगों ने इसका। तो फाइनली क्या देखते हो, रेट ज़्यादा होगा यदि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा। सीधा लिखो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन दैट इन विच केस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ देखो रेट ऑर्डर, यहाँ देखो ये जो एल्कीन बना, ये जो एल्कीन है, ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो यहाँ जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री, और यहाँ जो बनेगा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। और यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो इधर अगर यहीं बनेगा, सपोज करो, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा मान लो, तो यहाँ भी 1 डिग्री बनेगा, लेकिन CH3 सपोर्टेड है, यानी सबसे ज़्यादा किसका सबसे ज़्यादा होता है, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। दैट्स वाई कि रेट इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, इन केस ऑफ, यहाँ देखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इंपॉर्टेंट चीज़ अब तुम यहाँ से देखोगे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। सिंपल सी बात है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, यहाँ देखो ये एल्कीन है कि नहीं, यहाँ देखो ये इस कार्बन पे CH3 है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे तुम ये कह सकते हो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बताओ, इस कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इसे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब बताओ, इस पाई बॉन्ड को क्या करना है, शिफ्ट करना है, इस पे या इस पे। अब ये किस पे करेगा, इस पे शिफ्ट करेगा या इस पे करेगा, ऑफकोर्स उस कार्बन पे शिफ्ट करेगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़रा सोचो, अगर ये इस पे शिफ्ट कर जाए तो कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये इस पे शिफ्ट कर जाए, यहाँ देखो इधर, अगर ये इस पे शिफ्ट कर जाता है तो कार्बन प्लस यहाँ पे आता है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अगर ये
इस पे शिफ्ट कर गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ऑफकोर्स कौन सा कार्बोकेटाइन ये बनाना चाहेगा, ये, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन प्लस यहाँ होगा। ठीक है, तो एक्स माइनस फाइनली कहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस पे। तो 2 डिग्री इज ज़्यादा स्टेबल देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी फॉर मैक्सिमम, यानी इन दो केसेस में, ये जो दोनों केसेस पॉसिबल है यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री भी। तो बताओ इस स्टेप में ज़्यादा कौन बनेगा, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? ऑफकोर्स 2 डिग्री वाला, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विल फॉर्म मैक्सिमम, thus x माइनस अटैक मेजोरली एट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो x माइनस इस पर अटैक करेगा और ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, क्या देखा तुमने, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। 1 डिग्री वाला जब x माइनस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर जाएगा और जब 2 डिग्री पे कार्बोकेटाइन पे जाएगा। तो सवाल यहाँ उठेगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा? वही ज़्यादा बनेगा ना जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो याद रखना है, इसे हम मार्कोनिकॉफ्स रूल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलेगा बताओ? x माइनस किस कार्बन पे जाएगा, x माइनस किस कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, जिस पे हाइड्रोजन कम हो। गया कि नहीं? यहाँ देखो x माइनस कहाँ गया, यहाँ देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 1। तो x माइनस मेजरली कहाँ गया, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। क्योंकि अगर हाइड्रोजन कम है तो रे भाई उस कार्बन पे CH3 होगा ज़्यादा, CH3 ज़्यादा होगा तो उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब क्या, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यही है मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल? कहता है ये, ध्यान से सुनो, कि जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX को ऐड करोगे तो x माइनस किस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, उस कार्बन पे शिफ्ट करेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो मैकेनिज्म से हमने तो देख ही लिया है, सही में x माइनस वहां शिफ्ट करेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये था मार्कोनिकॉफ्स रूल। जब HX को ऐड करवाना हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो x माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, यानी सब्स्टिट्यूशन उसका ज़्यादा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ज़्यादा हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, यानी हाइड्रोजन कब होगा तो उस पर कौन होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। और अल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलो इतना ही करेंगे, तो इसको अगला क्लास में और क्लियर करेंगे। ठीक है, सॉरी, अगला वीडियो में और क्लियर करेंगे। ओके।